मैं चेतन स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है कि आप सभी घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान के अंदर वैसे आपको पता है कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पोर्शन से प्रश्न आते हैं। ठीक है, अभी जो वैकेंसीज आई हुई है, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, पटवार की आई हुई है, उनके अंदर जनरल साइंस का वेटेज काफ़ी अच्छा है प्रश्न होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आज जो अध्ययन करेंगे वो होगा बायोलॉजी का। आज की क्लास बायोलॉजी से, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान परिभाषा की यदि बात करें तो साधारण सी परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। जिसमें जीवधारियों का अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन कर दो, जीवधारियों की संरचना के बारे में और जीवधारियों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह जीव विज्ञान कहलाती है। एक यहां से एक प्रश्न बनता है, एसएससी और यूपीएससी के अंदर एक प्रश्न आया हुआ है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जीव विज्ञान शब्द है वह सर्वप्रथम 1802 में वैज्ञानिक लेमार्क व ट्रेविरेनस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपकी कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे नोट करते चलिएगा साथ में। ठीक है, यूपीएससी और एसएससी के अंदर प्रश्न अटेम्प्ट हुआ है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। कब? 1802 ईस्वी के अंदर। जीव विज्ञान की बात करते हैं तो बायोलॉजी, ठीक है, दो शाखाओं में विभाजित, वनस्पति विज्ञान और दूसरी जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और यह हो गई बॉटनी। ठीक है, जीव विज्ञान को दो शाखाओं में विभाजित किया गया, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जो प्रश्न मिलता है, कई एयरफोर्स के जो एग्जाम आते हैं, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं, जीके के साथ में जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी पूछा हुआ प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, कौन सी? हिस्टोरिया। यह प्रश्न भी आया हुआ है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसके अंदर तकरीबन 500 प्रकार के पादपों का वर्णन इन्होंने किया है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस जनक। उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें तकरीबन 500 प्रकार के पादप जातियों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान के जनक जो हैं वो कहलाते हैं अरस्तु, और इनकी भी एक बुक आई थी इसी प्रकार, वो थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसमें 500 प्रकार के जंतुओं की जातियों का लगभग वर्णन किया। तो जीव विज्ञान की बात करते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता हो। ठीक है, सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान की दो शाखाएं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान के जनक हो गए थियोफ्रेस्टस और जंतु विज्ञान के जनक हो गए अरस्तु। अब यहाँ पर एक एसएससी में और कई स्टेट जो कंपटीशन एग्जाम, उनमें एक प्रश्न आया हुआ है कॉमन। यदि आप पुराने पेपर्स देखोगे तो आपको मिलेगा कि यदि एक प्रश्न आ जाए ऐसा ही कि विज्ञान के जनक कौन है, यदि प्रश्न आ जाए विज्ञान की सभी शाखाओं के जनक या विज्ञान के जनक, तब आपका उत्तर जो होगा वो अरस्तु होगा, कि अरस्तु को सभी विज्ञानों का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऐसी वैसे पूछ रहे हैं वनस्पति विज्ञान के तो आपको थियोफ्रेस्टस से ही करना है, जंतु विज्ञान का पूछे तो अरस्तु से ही करना है। लेकिन प्रश्न जो कि पिछले एग्जामों में कई में आया हुआ है, आपको मिलेगा कि
विज्ञान की सभी शाखाओं के जनक या विज्ञान के जनक आ जाए केवल शब्द का, केवल विज्ञान शब्द का, तब आपको ऑप्शन कौन सा सही करना है, अरस्तु। तो ये थे जीव विज्ञान के बारे में एक सिंपल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए जीव विज्ञान की बात चल ही रही है तो अपन बात करते हैं जीव की। और जीव से एक ही दिमाग में आती है, वो बात कौन सी आती है कि सजीव की उत्पत्ति कैसे हुई। सजीव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना पहला सजीव। जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं तो ये कंसेप्ट क्लियर करें अपन। सजीव की बात करेंगे तो पहले ये मानेंगे अपन पृथ्वी कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसे बना, इनके संबंध में हल्की सी चर्चा करते हुए चलते हैं, ताकि ये क्या है कि बेसिक क्लियर जो है अपना, क्योंकि कई एग्जामों के अंदर इनसे भी प्रश्न पुटअप होते हैं, हुए हुए भी हैं। तो इनमें से सजीव की उत्पत्ति के संबंध में क्या है, या फिर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे बना। तो यदि ये बातें करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रह्मांड के निर्माण की। तो सबसे पहले एक सिद्धांत जिसको मत मानते हैं, वो जो सबसे पहले मत जो दिया गया वो ये है कि महाविस्फोट सिद्धांत। इंग्लिश में यदि बात करें बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। बैंग बैंग एक बॉलीवुड की मूवी है ऋतिक रोशन की, याद रह जाएगा, बिग बैंग थ्योरी, बैंग बैंग मूवी। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार सबसे पहले यानी महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई वो मानी गई 15 अरब वर्ष पूर्व। यानी एक बहुत ही महाविस्फोट हुआ जिसमें पृथ्वी भी एक गोले के टुकड़े के रूप में अलग हो गई। इसी प्रकार अलग अलग ग्रह अलग होते गए 15 अरब वर्ष पूर्व आज से महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई। अगली जो बात करते हैं अपन कि 15 अरब वर्ष पूर्व, यानी इस महाविस्फोट के 15 अरब के यानी 10.5 अरब वर्ष बाद, या फिर आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व लगभग आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। मैं आपको बता दूं ये दोनों ही प्रश्न आपको पुराने एसएससी, यूपीएससी और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में मिल जाएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के मत में सिद्धांत दिया है, पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है तो महाविस्फोट सिद्धांत के 10.5 अरब वर्ष बाद, अथवा आज से तकरीबन या लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट। ठीक है, सिद्धांत के 10.5 अरब वर्ष बाद या आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। और आग का गोला थी, धीरे धीरे रासायनिक कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक उद्विकास हुआ, धीरे धीरे भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ, वनस्पति भी हुई, जीव भी हुए, सजीव भी हुए। इस प्रकार एक अलग अलग निर्माण आगे अभी तक चल रहा है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, अब यदि बात करते हैं दूसरे प्रश्न की यहां से, तो एक प्रश्न और आपको मिलेगा कि आदि वायुमंडल, यानी उस समय जो वायुमंडल था या सौर मंडल था जो भी था वह कैसा था। तो आग का गोला थी पृथ्वी, तो आग का गोला यानी हाइड्रोजन की अधिकता, और हाइड्रोजन की प्रकृति होती है अपचायक, रिड्यूसिंग नेचर। तो हाइड्रोजन की अधिकता के कारण जो आदि वायुमंडल की प्रकृति है वो भी कैसी थी, अपचायक। एक प्रश्न तो ये आया हुआ है। दूसरा प्रश्न आया हुआ है कि वर्तमान वायुमंडल की प्रकृति कैसी है, तो ऑक्सीकारक। ठीक है, आदि वायुमंडल की प्रकृति कैसी थी, अपचायक, और वर्तमान वायुमंडल की करें तो ऑक्सीजन की अधिकता के कारण कैसी प्रकृति हो गई है, ऑक्सीकारक। पिछले एग्जामों में एक प्रश्न आपने सुना होगा कि नाइट्रोजन की मात्रा यदि कम कर दी जाए वायुमंडल के अंदर, जो 78% है, 78% नाइट्रोजन गैस की मात्रा है, यदि वो वायुमंडल में कम कर दी जाए तो क्या होगा, तो घर्षण से वस्तुएं अपने आप जलने लगेगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकारक प्रवर्तक नाइट्रोजन तंतु बल्ब के अंदर आता है कि नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, तो ऑक्सीकारक तंतु का ऑक्सीकरण नहीं हो, इसीलिए।
तो अभी जो वर्तमान जो परिस्थिति है वायुमंडल की, वो क्या है, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति है। लेकिन आदि वायुमंडल यानी जो उस समय का वायुमंडल था, उसकी प्रवृत्ति कैसी थी, अपचायक। ये महाविस्फोट सिद्धांत और इसके बारे में कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या साथ साथ में लिखते चल रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। अब बात करते हैं सजीव की उत्पत्ति के संबंध में कि सजीव की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी सजीव की उत्पत्ति से पहले अपन बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की अवधारणा। या फिर दूसरे शब्दों में बात करें बायोजेनेसिस, यानी जीवोत्पत्ति। यानी जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई या जीवन के संबंध में अवधारणाएं क्या क्या दी गई, क्या क्या मत प्रस्तुत किए गए विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा कि जीव कैसे उत्पन्न हुए, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके संबंध में विभिन्न मत मिलते हैं। सबसे पहले यदि देखो साधारण सीधी सी बात करेंगे तो सजीव की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहला दिया एक जो साधारण सर्वसाधारण मत है वह है जैव विकास सिद्धांत। जैव विकास सिद्धांत, जैव विकास सिद्धांत यानी जीवों के विकास का सिद्धांत। इसके अनुसार सिद्धि है कि सजीवों की जो उत्पत्ति है, एक कोशिकीय जीव जो है, जैसे उदाहरण की यदि बात करें तो अमीबा सबसे अच्छा उदाहरण है, सबको याद भी रहता है। ठीक है, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों से लाखों करोड़ों वर्षों में अनेक, ठीक है, बहुकोशिकीय यानी यूनिसेल एक कोशिकीय और मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय और अनेक एक कोशिकीय जीवों का निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष में अपने आप ही हो गया। यह जैव विकास सिद्धांत साधारण सा बात है कि जैव विकास सिद्धांत यह कहता है कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा है और है विभिन्न एक कोशिकीय जीव, उनसे लाखों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे अनेक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति होती गई अपने आप। लेकिन जीवों की उत्पत्ति के संबंध में या जीवन की अवधारणा के संबंध में अपन बात करते हैं तो एक दूसरा सिद्धांत दिया गया है स्वतः जननवाद का। स्वतः जननवाद का सिद्धांत देखो, स्वतः जननवाद का मतलब कि अपने आप ही स्वतः जनन होना, अपने आप ही उत्पत्ति हो गई, यह सिद्धांत यह कहता है। इसके अनुसार प्राचीन समय में धारणा यह थी कि सूर्य की गर्म किरणें, सूर्य की जब किरणें किसी कीचड़ पर या नदी नाले के कीचड़ पर, महासागरों कीचड़ पर गिरती है तो क्या उत्पन्न हो जाते हैं, जीव उत्पन्न हो जाते हैं। यानी स्वतः जननवाद का सिद्धांत यह कहता है कि जब सूर्य की किरणें विभिन्न नदी नालों के कीचड़ पर गिरती है तो उस गर्म हवाओं के वजह से या फिर उसके जो सतह का तापमान गर्म होता है तो उसकी वजह से घड़ियाल, सांप, पक्षी, मेंढक ये सब अपने आप ही उसी कीचड़ में से निकलते गए। और इस प्रबलता को जोर देने के लिए एक महाशय और आ गए वैज्ञानिक, उनका नाम था वॉन हेलमोंट। वॉन हेलमोंट, इन्होंने क्या किया कि एक अपना अलग मत दे दिया। इन्होंने कहा कि किसी मनुष्य की पसीने से भीगी कमीज, शर्ट, किसी मनुष्य की पसीने से भीगी कमीज को गेहूं के भूसे के साथ 21 दिन तक यदि रख देते हैं तो चूहे स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इन्होंने ये कहा वॉन हेलमोंट ने। ठीक है, दिख रहा होगा, साथ में नोट करते जाएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में एक सिद्धांत दिया गया, तीन वैज्ञानिक एक साथ मिले और उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, कॉस्मोजोइक सिद्धांत। कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या कहती है, ये तीन वैज्ञानिक हुए, इन्होंने एक साथ दिया, यानी लिबिग, केल्विन और आरेनियस।
इन 3 वैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत दिया, कॉस्मोजोइक सिद्धांत। इसके अनुसार क्या था कि पृथ्वी पर जो प्रथम जीव आया, ध्यान से सुनिएगा, लिखते रहिएगा साथ में, 2 बार रिपीट कर रहा हूं कि कॉस्मोजोइक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर प्रथम जीव ब्रह्मांड के किसी ग्रह से सूक्ष्म बीजाणुओं की बौछार के रूप में आया। पृथ्वी पर प्रथम जीव ब्रह्मांड के किसी ग्रह से सूक्ष्म बीजाणुओं की बौछार के रूप में आया और पृथ्वी पर अनुकूल वातावरण मिलने के कारण वह निरंतर बढ़ता गया, यानी जीवों की उत्पत्ति होती गई। यह कॉस्मोजोइक सिद्धांत था, ठीक है ना, कि बीजाणुओं के रूप में ब्रह्मांड के किसी, जबकि आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि अंतरिक्ष से जीवित अवस्था में आना संभव नहीं है, वो भी बिना किसी सुरक्षा कवच के। केवल एवेंजर्स की टीम है हॉलीवुड मूवी की, उसके जो सदस्य हैं वो किसी भी ग्रह पर जा सकते हैं, क्योंकि वो पूरी ब्रह्मांड के, पृथ्वी के रक्षक वो ही हैं। वो अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं, थोर तो आता जाता ही रहता है, ठीक है ना। ये एक मजाक की बात है। कॉस्मोजोइक सिद्धांत, अंतरिक्ष से कोई जीव संभव नहीं है आना, इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड से किसी अन्य नक्षत्र से कोई बीजाणुओं के रूप में आया, पृथ्वी पर अनुकूल वातावरण मिला और वो बढ़ते चले गए, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद में एक सिद्धांत और आया, जैव जननवाद का सिद्धांत। जैव जननवाद का सिद्धांत, जैव जननवाद का सिद्धांत है, ये दिया गया फ्रांसिस्को रेडी। इटली के एक वैज्ञानिक थे फ्रांसिस्को रेडी। इन्होंने जैव जननवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने केवल इतना ही कहा, ज्यादा कुछ नहीं समझा पाए, कि जीव की उत्पत्ति किसी दूसरे जीव से ही संभव है, बस। इन्होंने इतना कहा कि जीव की उत्पत्ति किसी दूसरे जीव से ही संभव है, फ्रांसिस्को रेडी ने। यह जैव जननवाद का सिद्धांत था। इसके बाद में जो दिया गया मत वो था ओपेरिन का सिद्धांत। ओपेरिन का सिद्धांत, एक रूसी वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था AI ओपेरिन, ठीक है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इस बुक में इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने 7 चरणों में पूरे सिद्धांत को समझाया, 7 चरणों में। ओपेरिन का सिद्धांत, AI ओपेरिन जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें इन्होंने क्या कहा कि किसी भी सजीव की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप हुई है। लाइन फिर रिपीट कर रहा हूं, AI ओपेरिन या ओपेरिन का सिद्धांत यह कहता है कि सजीव की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप हुई है। ये मत कुछ हद तक माना गया। इन्होंने उस चरण को अपने 7 चरणों में अपनी बुक में इस चीज को समझाया भी है। इनके बाद में एक वैज्ञानिक आए, मिलर। इनके बाद में दिया गया मिलर का सिद्धांत। मिलर का सिद्धांत दिया वैज्ञानिक स्टेनली मिलर ने। वैज्ञानिक स्टेनली मिलर, इन्होंने क्या कहा, इसको प्रमाणित किया। इनकी बात को, ओपेरिन के सिद्धांत को क्या किया, प्रमाणित किया। कैसे? इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, इनका संयोजन किया जल के साथ में। हाइड्रोजन का, अमोनिया का, मीथेन का जल के साथ में संयोजन किया और ऊर्जा की उपस्थिति में जब इनका संयोजन करवाया तो इनको क्या प्राप्त हुए, अमीनो अम्ल व सरल शर्कराएं प्राप्त हुई। ये इनको प्राप्त हुए।
ठीक है। हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन, इसको जब ऊष्मा की उपस्थिति में जल के साथ गर्म किया तो इनको अमीनो अम्ल और सरल शर्कराएं प्राप्त हुई। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि इनकी बात को, यानी कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों में अभिक्रिया के फलस्वरूप ही दूसरे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है, उसी के फलस्वरूप क्या हुई, जीव की उत्पत्ति संभव हुई है। ठीक है। तो ये तो थी जीवन की अवधारणा के संबंध में जो विभिन्न मत दिए गए, वो यानी जीवों की उत्पत्ति के संबंध में बात करें तो। आगे बात करते हैं अपन जीव विज्ञान पे, फिर से अपने जो मूल टॉपिक है उसी पर आते हैं। जीव विज्ञान को अभी आपको पता है 2 शाखाओं में विभाजित किया गया, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में। ठीक है। लेकिन इनका अध्ययन किस प्रकार किया जाए, तो इसके लिए क्या एक आवश्यकता हुई वर्गीकरण की, कि भाई सभी जो सजीव है उनको वर्गीकृत कर दिया जाए, जो आगामी पीढ़ियों के अध्ययन के लिए भी और किसी प्रकार के कोई शोध कार्य करें तो उनके लिए इनका क्या है कि सुचारू एक व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। तो वर्गीकरण की जब आवश्यकता हुई तो सबसे पहले यहां से एक प्रश्न निकल रहा है, ध्यान रखिएगा, वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार किसने दिलवाया। तो सबसे पहले वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार यानी क्लासिफिकेशन जो है उसको सबसे पहले वैज्ञानिक आधार जो दिया वो थे वैज्ञानिक जॉन रे। वैज्ञानिक जॉन रे, इन्होंने वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया कि वर्गीकरण जरूरी है, वरना अध्ययन में कई प्रकार की जो आगे भविष्य की जो समस्या है उनसे इनकार नहीं कर सकते। जॉन रे ने कहा। इसके बाद में जो आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, इनके बाद में एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने क्या कहा कि संपूर्ण जो जीव है ना, जीव जगत, उनको 2 जगत में विभाजित कर दिया। कौन से में, पादप है, जंतु जगत में। ठीक है। इसीलिए कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, वर्गीकी का पिता, यानी फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, आधुनिक वर्गीकरण के ज्ञाता या फिर देने वाले, आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस। 2 जगत में इन्होंने बांट दिया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। 2 जगत में बांट दिया इन्होंने, पादप और जंतु जगत। लेकिन फिर भी क्या है कि समस्याएं भविष्य के अंदर फिर सामने आई कि भाई केवल 2 जगत के अंदर इतने सारी प्रजातियां, इतने सारे अलग अलग तरह के जंतु, थोड़ी मुसीबत हुई। तो इनका साथ देने के लिए एक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या साथ में लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। इनका एक साथ देने के लिए एक वैज्ञानिक और आए, फिर इन्होंने थोड़ा सरल बना दिया वर्गीकरण को। ठीक है। थोड़ा सरल बनाया, उनका नाम था वीटेकर। इन्होंने क्या की कि अपनी एक 5 जगत अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने 5 जगत यानी संपूर्ण जो जीव जंतु हैं, सजीव हैं, उनको 5 जगत में विभाजित कर दिया। 5 जगत के अंदर कौन कौन से 5 जगत हैं वो, पहला है मोनेरा, प्रश्न आया हुआ है प्रोटिस्टा, पटवार वाले पुराना पेपर उठाएंगे तो प्रश्न मिल जाएगा, राजस्थान पुलिस वालों को मिल जाएगा, एसएससी वालों को भी मिल जाएगा, प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। तीसरा था प्लांटी, चौथा है फंजाई और 5वां है एनिमेलिया। इन 5 जगत में क्या किया, वीटेकर ने इन सबको विभाजित कर दिया, 5 जगत अवधारणा प्रस्तुत की। अब मोनेरा में इन्होंने क्या रखा, प्रोकैरियोटिक जीवों को,
ठीक है। प्रोकैरियोटिक में कौन आ गए, जैसे उदाहरण दें अपन अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे एक कोशिका, ठीक। पर प्रोकैरियोटिक का मतलब अपन कोशिका का अध्ययन करेंगे, अपना टॉपिक ये रहेगा सेल बायोलॉजी। अगली क्लास जो रहेगी कोशिका से संबंधित रहेगी, उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है आदि, कैरियोटिक का मतलब जीव, यानी ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक, सुविकसित अंगों का, केंद्रक कला का, केंद्रक का भी अभाव होता हो, वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। आगामी क्लास के अंदर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसी के बारे में अपन चर्चा भी करेंगे, अध्ययन भी करेंगे। तो इसमें मोनेरा में क्या रखा इन्होंने, प्रोकैरियोटिक को रखा। प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने क्या रखा, यूकैरियोटिक को, या फिर बहुकोशिकीय जो कह सकते हैं अपन, ठीक है। प्लांटी के अंदर इन्होंने रख दिया सभी पादप, या फिर एक प्रश्न जो आया हुआ है कि ऐसे पादप या ऐसे जो पौधे हैं, ऐसी वनस्पति है, भाषा देखो कुछ भी हो सकती है, ऐसी वनस्पति, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण करती है, किस वर्ग में रखी गई, प्लांटी वर्ग में रखी गई, ठीक है ना, यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले, या जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, वो सभी किस में रखे गए, प्लांटी में। फंजाई में रखे गए यूकैरियोटिक, और वे जिनके अंदर क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित नहीं पाया जाता हो, या जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हो, या जिनमें पर्णहरित भी नहीं पाया जाता हो और प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हो, ऐसे यूकैरियोटिक किस में रखे गए, फंजाई में। फंजाई का मतलब आप लिख सकते हो कवक, प्लांटी का मतलब पादप है, ठीक है ना, कवक भी कहते हैं, कवक ग्रुप भी कहते हैं, फंजाई। और एनिमेलिया में क्या रख दिए, सभी विकसित जो जंतु थे, ठीक है ना। यदि उदाहरण की बात करें तो मनुष्य है और जो जितने भी जीव हैं वो सब किस में रख दिए गए, एनिमेलिया में रखे गए। तो व्हिटेकर के द्वारा ये जो 5 जगह उदाहरण प्रस्तुत की, इसके बाद में वर्गीकरण थोड़ा और आसान हुआ, क्योंकि जीवों के अलग अलग ग्रुप बन गए। तो अध्ययन के अंदर, शोध कार्यों में, आगामी पीढ़ियों के अध्ययन के लिए ये सब संभव हो सका। तो ये आज की जो हमारी क्लास थी वो जीव विज्ञान से संबंधित, यानी जीव विज्ञान का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो था। अगली जो क्लास आएगी वो आएगी सेल बायोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का जो मैटर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, जो दोस्त कॉपी पेन लेके बैठे उन्होंने लिख लिया होगा, ठीक है। उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ, नमस्कार।